ओके, चलिए लास्ट सेशन है तुगलक डायनेस्टी का। इसके बाद फिर तुगलक वंश फिनिश हो जाएगा। इसके बाद खिज्र वंश बचेगा और एक लेक्चर के लिए बचेगा लोधी डायनेस्टी, जाके दिल्ली सल्तनत फिनिश हो जाएगा। चलिए गयासुद्दीन तुगलक चौथा, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय। देखिए गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय 1388 से 1389 फिरोज शाह तुगलक का उत्तराधिकारी बना। तुगलक शाह जो फिरोज शाह के पुत्र के, जो तुगलक शाह, इसका एक्चुअली नाम तुगलक शाह भी था, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय जो था, इसका ज्यादातर पॉपुलर नाम तुगलक शाह था। तुगलक शाह जो फिरोज शाह तुगलक के पुत्र फतेह खान, मैंने आपको बताया था ना, फतेह खान जिसके नाम पर उसने फतेहाबाद हरियाणा बसवाया था, का पुत्र था तुगलक। ठीक, तुगलक शाह गद्दी पर गयासुद्दीन द्वितीय की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। पहले आपको बता चुका हूं, तुगलक शाह गयासुद्दीन द्वितीय की उपाधि के साथ गद्दी पर बैठा। तुगलक शाह अत्यंत विलासी प्रवृत्ति का व्यक्ति था। इसी कारण 1389 में सरदारों ने उसकी हत्या कर दी थी। क्योंकि तुगलक शाह वाज ए वेरी लग्जरियस पर्सन, ओके, एंड वाज ए वेरी लेजी पर्सन। ऑन दैट रीजन his murder by his सरदार, ओके। अबू बकर 1389-1390। उसके बाद जो आता है तुगलक शाह, यही गयासुद्दीन तुगलक को तुगलक शाह कहते थे। तुगलक शाह का उत्तराधिकारी फिरोज शाह तुगलक के पौत्र जफर खान का पुत्र, फिरोज शाह तुगलक के पौत्र जफर खान का पुत्र अबू बकर बना, जो फरवरी 1389 में दिल्ली का सुल्तान बन बैठा। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह, बस इतना ही, कोई खास नहीं, क्रम बताने के लिए लिख दिया था यहाँ। पांचवा था, छठा देखो। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह 1390 से लेकर 1394, अगस्त 1390 में शहजादा मोहम्मद ने अबू बकर को अपदस्थ कर नसीरुद्दीन महमूद को दिल्ली की गद्दी सौंप दी। आपको कंफ्यूज नहीं हो रहा, ठीक है, सिर्फ इस पॉइंट को यहाँ देख लेना है, बाकी बहुत ज्यादा माथा बच्चियां नहीं करनी। नसीरुद्दीन महमूद शाह बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट इंपॉर्टेंट है। देखो, he was the last ruler, he was the last sultan of the तुगलक डायनेस्टी, स्पेशली दिल्ली डायनेस्टी, ओके। यह तुगलक वंश का आखिरी सुल्तान था, ठीक। वह नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का छोटा पुत्र, ये नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का छोटा पुत्र था, ठीक। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का छोटा पुत्र था। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का छोटा पुत्र था, ठीक। वह नाम मात्र का शासक बना। उसका शासन दिल्ली से पालम तक सीमित था। दिल्ली में पालम हवाई अड्डा पड़ता है, इंटरनेशनल हवाई अड्डा, आपने खूब सुना होगा। पालम हवाई अड्डा दिल्ली से लेकर, दिल्ली के लाल किला के आसपास से लेकर पालम हवाई अड्डे तक ही सीमित है, पास में कोई खास उसको रुचि नहीं थी। उसके शासनकाल में मलिक सरवर, बहुत इंपॉर्टेंट बेटा है, उसके शासनकाल में मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा ने उससे सुल्तान से मलिक कुसर्रफ, नाम है मलिक कुसर्रफ, पूर्वाधिपति की उपाधि धारण कर जौनपुर में सर्वथा एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना की थी, जिसका सरकी वंश कहते हैं। जब आपको पढ़ाऊंगा क्षत्रिय राजवंश में आफ्टर राजपूताज, तो उसने सरकी राजवंश की स्थापना की थी। किसने? मलिक कुसर्रफ की उपाधि धारण की, ठीक, मलिक सरवर नामक एक हिजड़े ने मलिक कुसर्रफ की उपाधि धारण की, और उसने एक स्वतंत्र सरकी वंश जो जौनपुर में शासन कर रहा था, जौनपुर आजकल उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है, ठीक। उसी समय में एक पैर से लंगड़े, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है बेटा, उसी समय में तैमूर वंश का शासक, पैर से लंगड़े तैमूर लंग दिल्ली पर, एक पैर से लंगड़ा था, कौन? तैमूर लंग ने दिल्ली पर भीषण धावा बोल दिया था, समझ गए? तैमूर लंग के डर से दिल्ली पर उस टाइम नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह का शासन था। तैमूर लंग के डर से मोहम्मद शाह और नुसरत शाह दोनों दिल्ली छोड़कर भाग गए। जो दिल्ली शासन कर रहे थे उसका सहयोगी था नुसरत शाह। तैमूर 15 दिनों तक दिल्ली में लूटपाट करता रहा। जब वह वापस लौटा तो उसने खिज्र खां, यहाँ खां लिख सकते हो आप, खिज्र खां को विजित प्रदेशों का राज्यपाल बना दिया। तैमूर लंग बेटा एक पैर से लंगड़ा था। जब उसने दिल्ली पर अटैक किया तो मोहम्मद शाह और नुसरत खां दिल्ली छोड़कर भाग गए। उसके डर से उसने दिल्ली में कत्लेआम किया, महिलाओं बच्चों को सबको मौत के घाट लगभग उतार दिया, लूटपाट किया। और जब वहां से चल बसा तो उसने खिज्र खां को यहाँ का उत्तराधिकारी बना दिया। यही खिज्र खां ही अगले राजवंश का संस्थापक बनता है। देखो,
जब तैमूर चला गया तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह ने अपने वजीर मल्लू इकबाल, वजीर का मतलब पीएम, की मदद से पूरा दिल्ली पर अपना अधिकार प्राप्त कर लिया। बाद में एक युद्ध में खिज्र खां के हाथों मल्लू इकबाल मारा गया। तो नसीरुद्दीन ने दिल्ली की गद्दी, जो नसीरुद्दीन था, उसने डर के मारे एक अफगान सरदार को सौंप दी। तो आप कह सकते हो कि 1394 से 1412 तक ही, 1412 में नसीरुद्दीन मोहम्मद ने मल्लू इकबाल के मारे जाने से डर के मारे गद्दी जो थी वो एक अफगान सरदार को सौंप दी। ठीक उसके बाद उस अफगान सरदार और खिज्र खां के बीच में दिल्ली की गद्दी को लेकर युद्ध होता बेटा। नसीरुद्दीन महमूद शाह की डेथ 1412 में हो गई। इसकी कहानी यहां से, इसका अध्याय समाप्त। सन 1412 में दौलत खां लोधी व खिज्र खां के बीच दिल्ली की सत्ता के लिए बेटा युद्ध हुआ, जिसमें खिज्र खां विजय हुआ और अफगान सरदार था वो हारा। इस तरह से तुगलक वंश का अंत होता है और एक नए वंश की स्थापना होती है, एक नए वंश का शुभारंभ होता है, जिसको भारतीय इतिहास में खिज्र वंश के नाम से जाना जाता है। 4 रूलर रहे, बहुत छोटे छोटे, लेस इंपॉर्टेंट, एक ही लेक्चर में ले लूंगा इसको। 2 लेक्चर आपके और लूंगा, एक लेक्चर जिसमें पूरा खिज्र तुम्हारा सैयद वंश ले लूंगा। तीसरे जो अगला चौथा वंश की स्थापना सैयद वंश, उसका सैयद वंश, खिज्र खां की मृत्यु के बाद सैयद वंश, खिज्र वंश नहीं सैयद वंश, सैयद वंश की शुरुआत होती है। तो अगली लेक्चर में हम आपको सैयद वंश करा देंगे। सैयद वंश के बाद हम एक लास्ट लेक्चर जो दिल्ली सल्तनत का बचेगा उसमें हम आपका लोधी डायनेस्टी करा देंगे। इस तरह से आपका पूरा दिल्ली सल्तनत का खाका तैयार हो जाएगा और हमेशा 2000 क्वेश्चन एक्सपेक्टेशन में रहेंगे। ये आपका दिल्ली सल्तनत का भय हमेशा के लिए दूर हो गया। एक चीज मैं आपको बताता हूँ, किसी चीज से अगर आपको भय डर लगता है तो कोशिश करो उस चीज पर आप इतना कार्य करो कि मजबूती बन जाए और डर हमेशा के लिए भाग जाए। समझ रहे हो? मैं तुमको बता रहा हूँ, हालांकि आई एम मास्टर इन स्पेशली मॉडर्न हिस्ट्री, ओके, बट मिडिवल हिस्ट्री का हमारा पोर्शन जो था तो बेहतरीन, लेकिन मैंने इस पर आपकी खूब कार्य किया है। इस पर मध्यकालीन भारत का इतिहास है, मैंने इस पर थोड़ा, मुझे डर लगता था कि यार मैं कहीं हिस्ट्री का प्रोफेसर बन गया, टीचर बन गया, या कहीं हिस्ट्री का कहीं कुछ ऐसी बात आई। फिर मैं पढ़ाने लगा, पिछले कई सालों से पढ़ा रहा हूँ, तो मैंने काफ़ी इस पर कार्य किया है। और तुम्हारे हिसाब से तुम्हारे एग्जाम जैसे पीसीएस है वगैरह, आईएएस वगैरह है, फैक्चुअल चीज़ें कैसे पूछी जाती हैं उसके हिसाब से सारे पेपर का एनालिसिस करने के बाद हमने सारे फैक्ट यहाँ रखे हैं, विच इज वेरी एसेंशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।